नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आकांक्षा अनुभूति, आपकी सोशल साइंस की टीचर। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, वही सामाजिक विज्ञान जो आप क्लास 8 तक सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन जब आप नवम और दशम में यानी 9th और 10th में आते हैं ना, तो वो सोशल साइंस हो जाता है, सामाजिक विज्ञान हो जाता है। हालांकि सामाजिक विज्ञान का ओरिएंटेशन क्लास तो हो चुका है, लेकिन मैं अपना विषय यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस लेके आई हूँ। आज का क्लास बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 10th के सभी चैप्टर से एक जान पहचान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से एक एक करके हम हर चैप्टर को कवर करेंगे। क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बशर्ते कि आप मन से बैठें, हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठें, रफ कॉपी लेके बैठें। जहां जरूरत लगे वहां क्लास को पॉज करिए, नोट करिए। क्वेश्चन की जरूरत है, कुछ डाउट है तो लिखिए, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूरी हो तो बताइए, हम लोग लाइव डाउट क्लास भी लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। बच्चों, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लोकतांत्रिक राजनीति 1। क्लास 9 की सिविक्स किताब का, पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम था। और आप देख रहे हो क्लास 10th में ये नाम है राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। यानी ये एक ऐसा सफर है जो क्लास 9 से हमने शुरू किया है। किस चीज का? लोकतंत्र का। जी हाँ, लोकतंत्र का एक ऐसा सफर है जो हमने क्लास 9 से शुरू किया है, उसी सफर को हम आगे ले चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर दूं तो आपने क्लास 9 में जो लोकतंत्र के लिए पढ़ा होगा, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, कैसे है, विश्व के किन किन स्थानों पर लोकतंत्र है, कैसे आया, हमारा संविधान कैसे बना, हमारे यहाँ चुनाव कैसे होते हैं, हमारे संस्थाएं कैसे काम करती हैं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं 9th इज द बेस्ट एंड 10th इज द मेन थिंग। तो अगर क्लास 9th में आपका बेस अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी डाउट रह जाए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम। तो ये है हमारी किताब का कवर पेज, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। अब आते हैं हम इसमें, ये विषय सूची है। विषय सूची में आपके सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए, आप देखो हमारे कुल 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर्स हैं। पहला हमारा चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। एक एक करके हम सबको जानेंगे, अभी बस मैं नाम बता रही हूं। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। आप देख रहे हो पूरी कहानी ही लोकतंत्र की है। थोड़ा सा परिचय मैं आपका यहाँ पे लोकतंत्र से करा दूं। बच्चों देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है ना, जिसमें हम यानी जनता अपनी सरकार को खुद वोट देके चुनती है कि हम अपने पसंद के, अपनी मर्जी के नेताओं के द्वारा शासित होना चाहते हैं। वो हमारे लिए, हमारे देश के, हमारे जीवन के, हमारे समाज के निर्णय लें, फैसले लें, ये हम तय करते हैं। लेकिन आप एक बात और सोच के देखो, आज से कई वर्ष पहले, 100-150 साल पहले, क्या लोकतंत्र था? नहीं था। लोकतंत्र की शुरुआत जब हुई, उसके बाद से हमारे देश में इसका जो सिस्टम है, इसकी जो व्यवस्था है, इसको हमें इन दोनों क्लासेस में, क्लास 9 और 10 में अच्छे से समझना है, जानना है। तो चलते हैं इसकी जर्नी पर, एक एक करके चैप्टर्स को समझते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे एक प्रतीकात्मक तस्वीर लगी है, जो कि आप देख रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, यही साझेदारी है। किस चीज की? सत्ता की। सत्ता यानी पावर। इसको पावर शेयरिंग भी कहते हैं। सत्ता में साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। अब ये सत्ता क्या है? सत्ता यानी सरकार, सत्ता यानी शासन करने की शक्ति।
इसमें साझेदारी यानी साझा करना, शेयर करना। अब इसको शेयर करना को ऐसे समझो, शेयर करना जैसे आप अपनी फीलिंग किसी से शेयर करते हो, आप अपना लंच किसी के साथ शेयर करते हो, आप घर में कोई डिसीजन होता है, कोई कार्य हो रहा होता है, आप जिम्मेदारियों को शेयर करते हो। ऐसे ही पावर को शेयर करना ये लोकतंत्र में कैसे होता है, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी कैसे की जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर के लिए मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, आगे के चैप्टर्स के लिखे हैं। रीजन ये है कि इसको तो हम जस्ट शुरू ही करने वाले हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। बच्चों देखो, जब हम सत्ता में साझेदारी समझ जाएंगे तो अब ये साझेदारी होती कैसे है और ये कार्यान्वित कैसे होती है, क्रियान्वित कैसे होती है, दिखाई कैसे देती है शासन में, देश में, समाज में, इसको जानेंगे हम। और इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी जानेंगे। एक एक करके इसके जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको बता रही हूं। हम इसमें जानेंगे संघवाद के बारे में सबसे पहले, है ना, संघवाद के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इस संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है। और ये सारे के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न यहां से आते हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसमें से आप ये देखिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे प्रश्न आते हैं, ताकि आपकी तैयारी अभी से अच्छी हो सके, है ना। फिर है संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है, हम ये भी जानेंगे कि संघवाद तो हमने जान लिया, संघवाद की विशेषताएं समझ गए, अब ये व्यवस्था आखिर गठित कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में संघवाद का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान यहाँ डाले गए हैं, व्यवहार में क्या लाया गया है, सिद्धांत में क्या डाला गया है, एक एक करके हम ये पढ़ेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है, हम कैसे उस संघीय शासन व्यवस्था को जी रहे हैं, कैसे उसमें हम अपने जीवन को इतने स्मूथली, इतने अच्छे तरीके से, एक अच्छे अवसरों के साथ हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं संघीय शासन व्यवस्था का योगदान है। और अंततः हम देखेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप देखो मैंने स्टार किया हुआ है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज विकेंद्रीकरण क्या होता है, किसी भी चीज को केंद्रीकृत एक जगह सेंट्रलाइज ना करके उसको डिवाइड करना, उसको शेयर करना, उसको बांटना। तो सत्ता में साझेदारी का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा एग्जाम्पल और बहुत बड़ी चीज है जिससे प्रश्न जरूर आते हैं। आपने पंचायत के बारे में सुना होगा, पंचायत राज, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब इसी में हम पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा क्या होती है और संघर्ष क्या होता है, दोनों में अंतर है। प्रतिस्पर्धा दैट इज कंपटीशन, है ना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, अपने आप को बेहतर साबित करने, अपनी मांग को, अपनी सोच को, अपने विचार को बेहतर बताने, बेहतर प्रूफ करने और इस पे कार्य करने की होड़, दैट इज प्रतिस्पर्धा। और दूसरा शब्द है संघर्ष, जो विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करना, अपने अधिकारों के लिए आगे आना, मांग करना, अपनी बातों को सामने रखना, अभिव्यक्त करना, ये संघर्ष में आता है। इसमें जो मुख्य टॉपिक हमारे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष का अर्थ हम पहले जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि लोकतंत्र में इसकी भला क्या भूमिका है, क्या महत्व है जनसंघर्ष का लोकतंत्र में। इसके बाद हम जानेंगे बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में। जी हाँ, बिहार जो हमारा अपना बिहार है, उसमें किस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई। 1974 का ये छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार में शुरू हुआ था, इसके विषय में हम जानेंगे। इसके बाद चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये भी 1970s का एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी और ये पर्यावरण को लेकर के था, ये वृक्षों को लेकर के था, वृक्षों की कटाई को
लेकर के था। इसके बाद नेक्स्ट हम दलित पैंथर्स के बारे में जानेंगे, जो मुंबई में दलितों के उत्थान को लेकर, दलितों के सामाजिक अधिकारों को लेकर के एक संगठन था। और फिर हम भारतीय किसान यूनियन के विषय में जानेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष जिसमें नेपाल, बोलीविया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम जानेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राजनीतिक दलों के बारे में, इनका क्या महत्व है, इनके क्या कार्य हैं, क्या योगदान है हमारे देश में, ये सब हम जानेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम जानेंगे लोकतंत्र की उपलब्धियां पढ़ेंगे। अब देखो लोकतंत्र के क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से ये एक उत्तरदायी शासन है, एक वैध शासन है। ये बड़े महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको इतना क्लियर हम करेंगे कि आपके दिमाग में वो एक तस्वीर बन जाए जिसके आधार पे आप अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख सको, अपने शब्दों में लिख सको। फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास कैसे होता है। फिर हम देखेंगे सामाजिक विषमता और सामंजस्य कैसा होता है लोकतंत्र में। समाज में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के समूह होते हैं, कैसे उनके बीच लोकतंत्र एक सामंजस्य बैठा के चलता है, इसको जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र कितना सफल है, ये भी देखना तो हमारा ही काम है। हम स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं भी, टीचर भी एक स्टूडेंट ही होता है। तो इन चीजों की विवेचना हम करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, और तब भारत में लोकतंत्र की सफलता के क्या कारण है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलती हूँ, जो हमारा अंतिम चैप्टर है, वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। अब हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे मार्ग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। चैलेंजेस क्या? कठिनाइयां। वो कठिनाइयां जिनको हम अपने प्रयास से, अपने संघर्ष से, अपनी इच्छा शक्ति से पार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो वैसी कौन सी चुनौतियां हैं? हम देखेंगे कि लोकतंत्र में सिद्धांत क्या है और व्यवहार क्या है, और दोनों में कितना सामंजस्य है। फिर हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। भारत में लोकतंत्र से या किसी भी देश में लोकतंत्र से जनता की क्या अपेक्षाएं होती हैं। उसके बाद हमें जानने को मिलेगा कि लोकतंत्र में कैसे सुधार किए गए हैं या किए जा सकते हैं। और अंत में हम अपने राज्य पर आएंगे, अपने प्यारे बिहार के विषय में जानेंगे कि बिहार में लोकतंत्र किस प्रकार आया, कैसा है, क्या चल रहा है, कैसे, क्या बिहार के लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, इनको हम जानेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन गहरा है। तो आइए मिलके तैरते हैं और मिलके इसको पूरा करते हैं, शुरू करते हैं इसको। जल्दी ही मिलूंगी अगले क्लास में, जब हम पहले चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।